बस्तर लोकसभा सीट को लेकर के बता दें आपको, कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी बैदुराम कश्यप ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। तस्वीर हमने आपको दिखाएं। पूर्व सीएम रमन सिंह उस मौके पर मौजूद रहे। बस्तर लोकसभा सीट के तहत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिनमें 7 सीटों के ऊपर फिलहाल कांग्रेस काबिज है और केवल 1 सीट ही बीजेपी के कब्जे में है। तो अब की बार दिलचस्प मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। जो बीते लोकसभा चुनाव थे उनमें तमाम सीटों के ऊपर सिर्फ 1 सीट छोड़ दी जाए दूर की तो तमाम सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन अब सारे मौजूदा सांसदों की टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है। अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 3 महीने पहले, उनमें कांग्रेस पार्टी को जो बस्तर की 8 सीटें हैं उसमें से 7 पर विजय मिली और केवल 1 सीट अभी बीजेपी के पास है। तो देखना होगा कौन सी पार्टी अपने परचम को लहरा पाती है इस सीट के ऊपर, इस लोकसभा क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया। रमन सिंह पहुंचे, पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और इसके बाद तमाम दिग्गजों के साथ में बस्तर लोकसभा सीट में नामांकन का आज जो आखिरी दिन था, इस पे बैदुराम कश्यप ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज के साथ उनका सीधा मुकाबला है और दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 1 सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास है। और बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का दबदबा था, मोदी लहर थी। अब देखना होगा जनता किस तरफ जाती है। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए। नरेश, दोनों ही दलों ने अपने नेताओं के साथ में आज अपनी ताकत दिखाई है, जीत के दावे किए हैं। बड़ा दिलचस्प है, जैसा महसूस होता है यहाँ से कि यहाँ मुकाबला टक्कर का रहेगा, कांटे का रहेगा। माहौल किस तरह का बना पाए, कौन सी पार्टी दबदबा अपना दिखा पाए? बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। दोनों ही दलों ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ रखी और जो दोनों नेताओं की, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की जो सभा हुई, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष भी किया। उनका चुनावी भाषण देखने लायक था और एक तरह से ये सीधी तौर पर दिखाई भी दे रहा था कि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का चुनाव है उसके लिहाज से चुनाव नामांकन की आज अंतिम तारीख थी, लिहाजा छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल आज बस्तर से फूंक दिया गया है और अगले चरणों में जो होने वाले चुनाव हैं जिन सीटों पर, उन पर भी इस जो घमासान है उसका नज़दीकी मुकाबला लोगों को देखने को मिल सकता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस्तर में सिर्फ एकमात्र इस लोकसभा की सीट दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बची रह गई है। तो इस लिहाज से ये मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अगर आप शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से कहेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ज़्यादा जोर दिखाया हाल में, क्योंकि 3 महीने पहले ही उनकी सरकार बनी है, तो जो सभी नेता है, मंत्री हैं, कार्यकर्ता है, वो उपस्थित रहे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और आज क्योंकि बस्तर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो बस्तर के अंतिम राजा रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव, उनकी पुण्यतिथि है और अब उनका जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो यहीं इनका कार्यक्रम भी रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दंतेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव को श्रद्धांजलि देने के बाद वो सभा पर पहुँचे और यहाँ पर से कांग्रेस को जमकर एक तरह से उनकी 3 महीनों में जो भी घोषणाएं थी उन पर कटाक्ष किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने, रमन सिंह ने ये कहा कि युवाओं को गोबर बीनने और जो गाय चराने की जैसे प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने कौशल उन्नयन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बेहतर काम किया था। इसी तरह से चौकीदार को लेकर के, यादान घोटाले को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री पर वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ियाँ हुई थी उनकी जाँच से जो रमन सिंह है वो घबराए हुए हैं। तो जमकर शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की भीड़ और जो नामांकन पत्र दाखिल करने जो पहुंचे थे वहां पर ये जोर शोर काफ़ी गहमा गहमी के साथ दिखाई दिया पुनः। और पूरे बस्तर के रास्ते, पूरे छत्तीसगढ़ में अब ये चुनावी माहौल लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा।
बड़ा दिलचस्प है अब की बार नरेश, क्योंकि पिछली बार एक मोदी लहर थी, मोदी वेव थी, और अब की बार कांग्रेस ने जीत की आंधी चलाई। और जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन आज ज़्यादा असरदार रहा। लाजमी भी है क्योंकि हाल में इनकी जीत हुई है। मुद्दे आप देखें, पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप ही के साथ हम बात करते थे, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता पहुंचते थे, शीर्ष नेतृत्व रहता था, बस्तर पर, सरगुजा पर उनका फोकस था। ये बात अलग है कि हर जगह से बीजेपी तकरीबन सुपड़ा साफ जैसी स्थिति में दिखाई पड़ी। अब की बार क्या वो केंद्र के बड़े नेता इस शक्ति प्रदर्शन के बाद यहाँ आएंगे, रुक करेंगे? क्योंकि 4 महीने पहले इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा, इतने बड़े कैंपेन का कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अपनी हार से ही उभर नहीं पाई है पार्टी, ऐसा लगता है। और जिस तरह से एक तरफा टिकट काटे गए उसको लेके भी कई तरह के सवाल हैं। मसलन बस्तर इलाके में कश्यप परिवार से दिनेश कश्यप को लेकर कोई खास नाराज़गी लोगों में नहीं थी, तो ये भी माना जा रहा था कि दिनेश कश्यप की टिकट नहीं कटेगी और उनके मुकाबले जो जिला अध्यक्ष बैदूराम को टिकट दी गई है, उनका पोर्टफोलियो भी वो विधानसभा चुनाव में दीपक बैद से ही हारे थे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो इस लिहाज से भी काफ़ी कुछ जो स्थितियां हैं वो बेहतर नहीं कही जा सकती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हाई प्रोफाइल लीडरशिप थी, जिनके ज़रिए स्टार प्रचार या कैंपेन इलाके में किया जाता है, उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, हम पहले भी ये कहते रहे थे कि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई दीर्घकालिक रणनीति दिखाई नहीं दी थी, जबकि कांग्रेस ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और इसका फ़ायदा उसको सरगुजा और बस्तर दोनों जगह दिखाई दिया। फिर वो आप देखिए कि टाटा की ज़मीन वापसी हो, जहां राहुल गांधी खुद आए, उन्होंने पट्टे बांटे। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के ज़रिए बस्तर के आम आदिवासियों तक एक सिलसिलेवार तरीके से जुड़ने की कोशिश करना निश्चित तौर पर आम जो मतदाता है उन तक पार्टी को पहुंचाएगा। ऐसी एक व्यापक एक रणनीति के तहत इस पर कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर अभी आज चुनावी भाषण में भी मुख्यमंत्री के दिखाई दिया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके भी दिखाई दिया। और इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि जो पिछली चुनाव से लड़खड़ाई भारतीय जनता पार्टी है, वो अब अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए नए लोगों को टिकट दे रही है और उसके ज़रिए फिर से चुनावी मैदान में बरकरार रहने की कोशिश कर रही है। और इस लिहाज से पीएम मोदी का जो फैक्टर होगा, उसके इर्द गिर्द ही लगता है कि बस्तर में इस बार लोकसभा का चुनाव केंद्रित होगा, क्योंकि नए चेहरे हैं और जो हार हुई उसके बाद बहुत कुछ ऐसा नई सरकार के विरोध में बताने को पार्टी के पास नहीं होगा। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री के चेहरे बदलाव की बात के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लोकसभा में इस बार होगी। एक बड़ा मुद्दा अभी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो एक न्याय स्कीम लेकर आएंगे जिसमें सबको मिनिमम एक आय की गारंटी वो प्रदान करने वाले हैं। यानी अब की बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से तो उनका एजेंडा सेट है। इधर बीजेपी जो है, बीजेपी ने भी अपनी तरफ से राष्ट्रवाद के लबादिकों या राष्ट्रवाद के सारे मुद्दों को एक साथ लाकर या उसके खिलाफ के बयानों को सामने रखकर अपने लिए वोट मांगने की रणनीति बनाई है। ये बाकी के देश के तमाम हिस्सों में तो दिख रहा है। क्या बस्तर में भी ये माना जाए कि दोनों दलों का यही सबसे प्रमुख हथियार होगा जनता के बीच में, या वहाँ के लिए कुछ अलग एजेंडा है, वहाँ के लिए कुछ अलग मुद्दे हैं? देखिए, बस्तर में तो ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा इतिहास देखें, चुनावी इतिहास, तो बस्तर में कभी भी राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनका बहुत व्यापक असर नहीं दिखा है। फिर वो जिस वक्त 67 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मैंडेट बना था, उस वक्त भी यहाँ पर प्रवीर चंद भंसदेव या जो रियासत थी उस दौरान उनके जो चुने हुए प्रत्याशी थे वो इस इलाके से चुनाव जीत गए थे। और कांग्रेस को भी कभी, जब तक प्रवीर चंद भंसदेव रहे, उस वक्त कोई मजबूत आधार नहीं मिला। जब प्रवीर चंद भंसदेव कांग्रेस में आ गए तब उनको आगे फ़ायदा मिला। तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं कभी भी बस्तर में हावी नहीं रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बदलाव का असर तो दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जो आम मतदाता है बस्तर का, जो ट्राइबल वोटर्स हैं, वो भी जागरूक हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो सुरक्षा, नक्सलवाद और उसके विरुद्ध जो पार्टी का एजेंडा है, विकास, सड़कें पहुंचाना और अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट के लिए नए नए योजनाओं को लॉन्च करना, ये उन्होंने लॉन्च तो किया, लेकिन फिर भी वो आदिवासी वोटरों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही। तो ये लगता नहीं पुनीत कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का व्यापक असर दिखाई देगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं के रोष को समझा और इसके हिसाब से जो सत्ता में शामिल जो बड़े चेहरे या नेता रहे हैं उनकी टिकट एक तरफा काट दी गई। उसको लेकर भी ज़रूर लोगों में बड़ा हैरानी है। आम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उसे उचित नहीं मान रहे। तो ऐसा लगता है कि इसका असर कम दिखेगा पुनीत।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ में लगातार जुड़ते रहेंगे और अलग अलग दौर में क्या अब की बार मुद्दे वहां छाए रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया नरेश आपका। तो जैसा नरेश बता रहे थे कि दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा आगे दिख रहे।